India is born to be alone and when he is alone he become a lion. बाज हमेशा अकेली परवाज उड़ता है, ठीक है। जो शाहीन है ना वो हमेशा, शाहीन पाकिस्तान का नेशनल बर्ड है। सो द थिंग इज दैट कि शाहीन हमेशा अकेला परवाज में उड़ता है और चाहे आंधी आए तूफान है वो कभी भी अपनी परवाज नहीं छोड़ता है और कभी भी नीचे आकर नहीं बैठता है। यही चीज़ हमें भारत में नजर आती है कि इंडिया अकेला स्टैंड करना जानता है और विश्व गुरु इज ऑलवेज अ विश्व गुरु, आप उसको पीछे नहीं हटा सकते हैं। एंड आई थिंक सो कि यहाँ पर अगर दुनिया की सारी वर्ल्ड को देखा जाए तो कहते हैं कि हु इज द वर्ल्ड विश्व गुरु, तो उसमें इंडिया का नाम टॉप लिस्ट पर नजर आता है कि इंडिया ही वो विश्व गुरु है। आबिद अली ऑफिशियल के साथ आज हमारे साथ मौजूद है सिद्रा तारिक, जो कि खुद आबिद अली ऑफिशियल को होस्ट करती हैं। असल में इनका जो ओपिनियन जानने का मकसद ये है कि आज एक बहुत ही बड़ा टॉपिक सामने नजर आया, बहुत ही बड़ा मुद्दा सामने नजर आया है कि G7 की मीटिंग जो कि कनाडा होस्ट कर रहा है, जिसके अंदर इंडिया को इनवाइट नहीं किया गया, जबकि इंडिया को कंटिन्यूसली 6 सालों से इनवाइट किया गया है। बहुत ज़्यादा फैक्ट नज़र आ रहे हैं, बहुत ज़्यादा मुद्दे नज़र आ रहे हैं, बहुत ज़्यादा मामला नज़र आ रहे हैं कि क्या वजूहात नज़र आ रही हैं जिसके बिहार पे इंडिया को कनाडा ने G7 की मीटिंग में इन्वाइट नहीं किया। सिद्रा तारिक से पूछते हैं कि इस टॉपिक पे इनका क्या ओपिनियन है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। क्या हाल है मैम? ठीक ठाक। अपनी ऑडियंस को बताएं कि आप ठीक हैं। मैं बिल्कुल ठीक ठाक हूँ, आप लोग कैसे हैं? चलें, आपकी ऑडियंस बड़े अरसे से आपका एक ओपिनियन सुनने के लिए बैठी हुई है कि इंडिया के बारे में आपका ख्याल है। और सबसे बड़ी बात कि G7 जो कि कनाडा होस्ट कर रहा है उसके अंदर इंडिया को इन्वाइट नहीं किया गया, जबकि लास्ट 6 ईयर्स की बात करें उसके अंदर कंटिन्यूसली इंडिया को इन्विटेशन आता था G7 की मीटिंग का, लेकिन इस बार क्यों नहीं? अगर हम लोग आपने G7 मीटिंग की बात की तो इसके अंदर जो इंडिया है वो परमानेंट मेंबर नज़र नहीं आता हम लोगों को G7 के अंदर, ठीक है। एंड सेकंड मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग, अगर हम G7 की कंट्रीज़ की बात करें तो इसमें हम लोगों को कनाडा नज़र आता है, यूके नज़र आता है, फ्रांस नज़र आता है, इटली नज़र आता है, जापान नज़र आता है, USA भी नज़र आता है। बट द पॉइंट इज़ दैट कि G7 के अंदर इस बार जो इंडिया है उसको इन्वाइट क्यों नहीं किया गया, नरेंद्र मोदी को इन्वाइट क्यों नहीं किया गया, ये सवाल सिर्फ हमारे माइंड में नहीं आता है, बल्कि अगर हम कांग्रेस की बात करें जो उनकी पार्टी है वो भी ये सवाल कर रहे हैं कि भाई 2014 से 6 साल आप लगा लें कंस्टेंटली इंडिया को इनवाइट किया जा रहा था G7 समिट के अंदर। मनमोहन सिंह से शुरुआत हुई थी और इंडिया एक बहुत बड़ा आपको विश्व गुरु नजर आता है। विश्व गुरु का मतलब होता है अ टीचर, ठीक है, जो टीच करता है, मतलब कि आप इसको ट्यूटर भी कह सकते हैं, आप इसको टीचर ऑफ द वर्ल्ड और यूनिवर्स भी कह सकते हैं। मतलब जहाँ पर इंडिया को विश्व गुरु कहा जा रहा है तो इस विश्व गुरु को इन्वाइट करना भी बनता था G7 मीटिंग के लिए। आपने देखा होगा कि जहाँ पर नरेंद्र मोदी जाते हैं, फॉर एग्जांपल अगर हम दुबई की बात करें, क्लाइमेट चेंज की मीटिंग थी COP28, वहाँ पर भी इनको फ्रंट ऑफ द फोटो खड़ा कर दिया गया था। फिर सेकंडली अगर हम लोग G20 की बात करें तो श्रीनगर के अंदर इंडिया ने खुद होस्ट किया था। फिर अगर हम शंघाई की बात करें तो वहाँ पर भी देखा जाए तो हमें नजर आए थे डॉक्टर एस जयशंकर, पाकिस्तान विजिट किया उन्होंने। उसके बाद अगर हम लोग G7 की बात करें तो इससे पहले बांग्लादेश के साथ भी इन्होंने एक समिट को अटेंड किया हुआ है नरेंद्र मोदी ने। लेकिन राइट नो अगर हम लोग G7 मीटिंग की बात करें तो बहुत बवाल मचा हुआ है कि भाई इंडिया इस बार G7 की मीटिंग के लिए इनवाइट क्यों नहीं किया गया। सबसे पहले वो मेंबर नहीं है, लेकिन एज अ रिस्पेक्ट जेस्चर, एज अ विश्व गुरु इंडिया को इन्वाइट किया जाता था ताकि वो आकर वहाँ पर अपने ख्यालात का, स्पेशली क्लाइमेट चेंज के बारे में जो डिस्कशन करते हुए हम लोगों को दिखाई देते हैं। सो यहाँ पर बेसिक सवाल ये आता है कि भाई इतना बड़ा विश्व गुरु हो, इतनी बड़ी फॉरेन पॉलिसी हो, इतने बड़े से करने लगा था कि इतना बड़ा एक कल्चर प्रमोट होता है, लोग स्पेशली फॉरेनर्स कल्चर देखने इंडिया में स्पेशली आते हैं, तो क्यों इस दफ़ा इनवाइट क्यों नहीं किया गया? क्या वजूहत लगती है, क्या फैक्ट्स नजर आते हैं, बैक एंड पे क्या ऐसे मामला था जिसके बिहाफ पे इस बार इंडिया को इनवाइट नहीं किया गया? सुनने में तो यह है कि जो इंडो पाक कॉन्फ्लिक्ट चला था और जिसके अंदर कह लें कि USA ने इंटरप्शन किया था आकर सीज फायर को लेकर, वहाँ पर अगर देखा जाए तो इंडिया की जो फॉरेन पॉलिसी है काफी ज्यादा जंबल करती हुई दिखाई दी है। बट एक मिनट आपका सवाल यहाँ पे आपकी बात काटूंगा। फॉरेन पॉलिसी का आपने जिक्र किया कि जंबल करती नजर आई है, सबसे बड़ा एक पॉइंट उठाने जा रहा हूँ मैं, ऑडियंस भी इस चीज़ का मुझे जवाब दे कि पाकिस्तान इंडिया हरीफी कह लें कि एक रवायती हरीफ नजर आते हैं उसके बिहाफ। उसके बाद आप देखें कि इनके आपस में कॉन्फ्लिक्ट नजर आते हैं, लेकिन आप इंडिया की फॉरेन पॉलिसी की बात करें कि आप एक दूसरे के दुश्मन हैं, बट स्टिल आप पाकिस्तान आ रहे हैं एक समिट के लिए, स्टिल फॉरेन पॉलिसी आप कहेंगे। आई थिंक उसके बाद आप COP28 की आपने बात की, उसके बाद आपने श्रीनगर में G20 की बात की, तो अगर इतनी ही कमज़ोर है फॉरेन पॉलिसी तो ये सब कैसे फिर? ये सब इसलिए फॉरेन पॉलिसी कमज़ोर नहीं है, बट एट द टाइम ऑफ नीड कहते हैं ना कि अ फ्रेंड इज़ इन नीड, अ फ्रेंड इज़ इन डेड। ये चीज़ हम लोगों को नज़र आई है यहाँ पर कि इंडिया ने समझा था कि हमें सपोर्ट मिलेगा हर एक किसी से, क्योंकि हमारी फॉरेन पॉलिसी बहुत अच्छी है एंड ये होना भी चाहिए। आपने टर्की को देखा होगा, ऑपरेशन दोस्त के अंदर जब अर्थक्वेक आया था टर्की के अंदर तो इंडिया ने बहुत सारा फंड दिया था वहाँ पर भी। फिर उसके बाद आप बात कर लें, मेरे ख्याल में थाईलैंड में आया कि बैंकॉक में अर्थक्वेक आया तो वहाँ पर भी इंडिया ने बहुत सारे कह लें कि अपने रेस्क्यू लोग भेजे हैं।
फंड भेजे हैं, खाना भेजा है, सिरिंजेस भेजी हैं, सारा कुछ इक्विपमेंट्स वगैरह भेजे हैं वहाँ पर। यही मेरा पॉइंट है, फिर दुनिया कैसे कह रही है कि इंडिया की फॉरेन पॉलिसी फ्लॉप हो गई है, जंबल कर दी है? आई थिंक सो कि यहाँ पर जब सीज फायर की बात आती है तो जो यूएसए ने इंटरवेन किया है बीच में आकर, उसको लेकर काफ़ी ज़्यादा जो लोगों का माइंड सेट है वो थोड़ा सा डिस्टर्ब हुआ है, क्योंकि भाई इंडो पाकिस्तान की बात आती है कि जब वॉर उनका चल रहा था तो थर्ड पार्टी की जरूरत नहीं थी, वो लोग खुद डिसाइड कर सकते हैं कि भाई हमें सीज फायर कब करना है, कब नहीं करना है। हम एक दूसरे को मुंह तोड़ जवाब दे रहे हैं, और कितना जवाब देंगे, कब तक देंगे और कहाँ तक देंगे, ये हमारा पर्सनल मैटर है। किसी थर्ड बंदे को हम इंटरवेन क्यों करने देना है? यहाँ पर जब यूएसए ने इंटरवेन किया है 4 बजे, जब उन्होंने अपना ट्वीट किया कि भाई इंडिया पाकिस्तान के दरमियान सीज फायर हो गए, तो वहाँ से गड़बड़ होती हुई दिखाई दी है फॉरेन पॉलिसी के। बट आई थिंक सो कि इंडिया को जरूरत नहीं है कि उनको G7 के लिए बुलाया जाए, उनको G20 के लिए बुलाया जाए, ये किया जाए, वो किया जाए। वो अपने आप में एक विश्व गुरु नजर आते हैं। मेरा एक सवाल आपसे कि क्या कनाडा को इस चीज़ का कोई नुकसान नज़र आएगा कि इंडिया को उन्होंने अपने G7 में बुलाया नहीं है, और इंडिया एक बहुत बड़ी मार्केट भी नज़र आती है, बहुत बड़ी पॉपुलेशन भी नज़र आती है, उसके अलावा साथ ही साथ वहाँ पे कई मज़हब, कई कल्चर नज़र आते हैं। देखिए सारे कह रहे हैं कि इट्स अ बिग ब्लफ और इट्स अ बिग ब्लो फ्रॉम कनाडा साइड कि उन्होंने जो सबसे बड़ा विश्व गुरु है इंडिया है, उसको G7 के लिए इनवाइट नहीं किया है। तो आई डोंट थिंक सो कि कनाडा वैसे भी खालिस्तान का वन ऑफ द बिगेस्ट सपोर्टर नजर आता है हम लोगों को। आपने देखोगे कि वहाँ पर खालिस्तान का जो बहुत बड़ा हेड था उसको शूट कर दिया गया था, तो सारे के सारा इल्जाम इंडिया पर आया था कि इंडिया ने वहाँ से बैठकर उनको शूट करवाया है। सो कनाडा की बात करें, मोस्टली 6 भी आपको कनाडा में ही नजर आते हैं, तो ये भी एक चीज़ नजर आ सकती है आपको कि मेजर इशू शायद ये भी हो कि इसी वजह से जो नरेंद्र मोदी हैं उनको इनवाइट नहीं किया गया कह लें कि G7 के समिट के अंदर। बट द पॉइंट इज दैट कि भाई इंडिया को कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है। इंडिया एक बिग मार्केट है, चौथी बड़ी इकोनॉमी है, उसके पास 1.5 बिलियन की आबादी है, और ऐसी आबादी है जो कि अपने मुल्क को बहुत ज़्यादा सपोर्ट करती हुई दिखाई देती है, और ऐसी आबादी की हर किसी को जरूरत होती है। भाई नेशनलिस्ट है, बहुत ज़्यादा पैट्रियोटिक है, बहुत ज़्यादा, उनको नहीं फर्क पड़ता कि भाई उनको कहाँ से बुलाया जा रहा है, कहाँ पर कैंसिल किया जा रहा है, कहाँ पर उनके लिए वाह की जा रही है, कहाँ पर उनको नाराज़ किया जा रहा है। आप देखिए उन्होंने भाई अज़रबैजान को बायकॉट कर दिया, उन्होंने टर्की का बायकॉट कर दिया, उन्होंने पाकिस्तान का तो शुरू से ही बायकॉट करके रखा हुआ है, बांग्लादेश को बायकॉट कर दिया। भाई इतने बड़े बड़े कॉन्फ्लिक्ट्स के बाद भी अगर देखा जाए स्टिल दे आर ऑन टॉप ऑफ द रूफ। आप देख लें कि भाई वो आपको आगे बढ़ते हुए दिखाई देते हैं, वो अपने काम से आगे जाते जाने चौथी बड़ी इकोनॉमी है, चौथी बड़ी इकोनॉमी है, अपने काम से जाने जाते हैं, अपनी बातों से जाने जाते हैं। और यहाँ पर व्हाट आर द समिट्स, भाई आगे आप ब्रिक्स की बात कर लें, वहाँ पर भी तो इंडिया की करेंसी इस्तेमाल होने वाली है ना, तो इंडिया जो चाहे जब चाहे जहाँ चाहे कर सकता है, हम उसे रोक नहीं सकते हैं। यहाँ पे मैं एक क्वेश्चन ऐड करूंगा कि डोनाल्ड ट्रम्प ने एप्पल इंडस्ट्री को भी वहाँ से शिफ्ट किया है, कोई फर्क पड़ा? उन्होंने कहा कि भाई टीम कुक को मैं मशवरा देता हूँ कि वो इंडिया के अंदर अपने जो आईफोन्स हैं वो मैन्युफैक्चर ना करें, बट इंडिया सेट्स के भाई हमें आपसे कोई लेना देना नहीं है, कोई फर्क नहीं पड़ता है, आप जो मर्जी उठाकर यहाँ से ले जाए, हम अपने मुल्क में मेड इन इंडिया की बात करेंगे। आप देखिए मेड इन इंडिया कितना ज्यादा पॉपुलर है, इंडिया के अंदर जो भी चीज़ बनती है टॉप ऑफ द रूफ नजर आती है। भाई इतनी अच्छी चीज़ें आपको इंडिया में मिलेंगी कि आप हैरान रह जाओगे। रिसेंटली हम लोगों ने वाघा बॉर्डर को विजिट किया, वहाँ पर भी हमें इंडियन प्रोडक्ट्स बहुत ज्यादा नजर आए, संतूर सॉप नजर आया, टाटा टी नजर आई, उसके बाद हमने खरीदी थी सोन पापड़ी बहुत फेमस थी, वो भी खरीदी एंड इट्स टेस्ट वाज वेरी गुड, बहुत अच्छा था। सो आई थिंक सो कि जहाँ पर हम भारत की बात करते हैं तो भारत खुद में ही एक विश्व गुरु है। आई थिंक सो कि भारत को कहना चाहिए लैंड ऑफ टीचर्स, यहाँ से टीचर आपको प्रोड्यूस होते हुए दिखाई देते हैं एंड हु टीचेस द वर्ल्ड हाउ टू लिव अ लाइफ। और ये सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है। आप उनका कोई भी कह लें कि गॉड उठाकर देख लें, एवरीवन इज टीचिंग द गुड वे ऑफ लाइफ से, इसमें आप लॉर्ड कृष्णा की बात कर लें और भी बहुत सारे गॉड्स आते हैं, हम उनको वन बाय वन एक्सप्लेन नहीं कर सकते, बट आई थिंक सो कि इंडिया को कोई फर्क नहीं पड़ेगा। और वैसे भी वर्ल्ड कह रहा है कि भाई ऐसा क्या हो गया, बाप रे बाप, इंडिया के लिए शेम की बात है कि उनको G7 की मीटिंग में नहीं बुलाया गया। बट आई थिंक सो कि जो लोग अकेले, अब बाज हमेशा अकेली परवाज उड़ता है, ठीक है। जो शाहीन है ना वो हमेशा, शाहीन पाकिस्तान का नेशनल बर्ड है, सो द थिंग इज दैट कि शाहीन हमेशा अकेला परवाज में उड़ता है, और चाहे आंधी आए तूफान है वो कभी भी अपनी परवाज नहीं छोड़ता है और कभी भी नीचे आकर नहीं बैठता है। यही चीज़ हमें भारत में नजर आती है कि इंडिया अकेला स्टैंड करना जानता है, उसको पता है कि भाई ठीक है, मुझे अज़रबैजान नहीं चाह रहा, मुझे टर्की नहीं चाह रहा, मुझे ईरान नहीं चाह रहा, मुझे इराक नहीं चाह रहा, मुझे कोई मुल्क ना चाहे एशिया के अंदर, मैं अकेला उड़ान भरना जानता हूँ और मुझे पता है कि उड़ान किस तरह से भरनी है, किस तरफ जाना है और किस तरह से अपना रुख बनाना है, जिस तरह एक शाहीन बनाता है। सो आई थिंक सो कि इंडिया इज जस्ट लाइक अ शाहीन, वो इन चीज़ों को अकेले ही टैकल करना जानता है। उनकी फॉरेन पॉलिसी नो डाउट थोड़ी सी जंबल करके गई है, बट वो अपनी फॉरेन पॉलिसी को मच बेटर करेंगे और ज़्यादा आगे लेकर जाएंगे, हमें और ज़्यादा चीज़ें नजर आएंगी इस चीज़ के अंदर। अ विश्व गुरु इज़ ऑलवेज अ विश्व गुरु, आप उसको पीछे नहीं हटा सकते हैं। एंड आई थिंक सो कि यहाँ पर अगर दुनिया की सारी वर्ल्ड को देखा जाए तो कहते हैं कि हु इज़ द वर्ल्ड विश्व गुरु, तो उसमें इंडिया का नाम टॉप लिस्ट पर नजर आता है कि इंडिया ही वो विश्व गुरु है जो लोगों को सिखाता है, जो अपने ट्रेडिशन को आगे प्रमोट करता है, जो अपने कल्चर को आगे प्रमोट करता है। भाई G7 में नहीं बुलाया तो क्या हो गया, खालिस्तान का मसला चल रहा है तो क्या हो गया, कोई फर्क नहीं पड़ता इसे, नथिंग इज मच मोर इम्पॉर्टेंट, ठीक है। सो द पॉइंट इज दैट कि भाई
इंडिया लीड करेगा, इंडिया आपने आगे एक बात जाएगा। की है सिख कम्युनिटी के ऊपर कि सिख कम्युनिटी खालिस्तान का वाकया, कनाडा में सिख कम्युनिटी ज़्यादा नजर आती है, ये भी एक वजह हो सकती है कि इंडिया को G7 के अंदर इनवाइट ना किया गया हो। लेकिन मेरा इसके ऊपर पर्सपेक्टिव ये है कि जो इंडिया के अंदर सिख कम्युनिटी रहती है, जो इंडिया से गए हुए सिख कम्युनिटी रहती है, जो कनाडा में है, यूके में है, लेकिन वो स्टिल इंडिया को ही सपोर्ट करते हैं। क्या ये वाकई ही वजह हो सकती है कि खालिस्तान का इशू, उसके बाद सिख कम्युनिटी इन कनाडा, जिसकी वजह से G7 को में उनको इनवाइट ना करना? आज मैं क्लिप देख रही थी कनाडा के आई थिंक सो प्राइम मिनिस्टर की, वो वहाँ पे गए हुए थे और खाना सर्व कर रहे थे, लाइक इट्स बहुत सारे सिख वहाँ पर मौजूद थे। तो यहाँ से एक चीज़ ये भी माइंड में आती है कि मे बी कनाडा के अंदर दे आर सो मैनी सिख, तो वो बेसिकली यही चाह रहे हैं कि भाई अगर हम खालिस्तानियों को प्रपोर्ट कर रहे हैं, सपोर्ट कर रहे हैं, तो देर इज़ नो नीड ऑफ द नरेंद्र मोदी। बट वन थिंग इज़ दैट कि 6 साल 2014 से लगातार इन्होंने कंटिन्यू किया। सबसे पहले आपने बताया कि मनमोहन सिंह को इन्वाइट किया गया था, तो इट्स अ बिग कह लें कि चीज़ नजर आती है आम लोगों को कि इंडियन प्राइम मिनिस्टर्स को बुलाने की एक रवायत थी, एक रीत थी। इस रीत को इस तरह से ब्रेक कर देना, आई डोंट थिंक सो कि इट्स अ गुड थिंग। वैसे ही आपको बुलाना चाहिए, वैसे ही बात करनी चाहिए, बैठना चाहिए उनके साथ, उनको बताना चाहिए, बिकॉज आई थिंक सो कि पूरी दुनिया के अंदर इंडिया जितना रिच इन कल्चर नज़र आता है, रिच इन ट्रेडिशन नज़र आता है, रिच इन टीचिंग नज़र आता है, भाई आपको ज़िंदगी की बेसिक चीज़ें नज़र आती हैं। अगर इंडिया की हम लोग रिलीजियस बुक्स को उठा के देखें, आपको वे ऑफ लाइफ स्पेशली लॉर्ड कृष्णा के देख लें, आप राम के देख लें, एवरीथिंग यू गोइंग टू सी अ गुड थिंग इन इट। मुझे ये चीज़ बेसिकली लगती है एंड आई होप सो कि अगर G7 में नहीं बुलाया तो इंडिया भी इसके अगेंस्ट एक अच्छा स्टेप लेगा। ठीक है, क्यों नहीं लेगा? उसने हर एक अगेंस्ट स्टेप, जैसे मैंने बात की कि इंडिया शाहीन है भाई, स्टेप लेना जानता है, वो उसको पता है कि ठीक है अगर ये बंदा मुझे इग्नोर द वन हु इग्नोर्स यू, एग्जैक्टली, ठीक है, जो आपको इग्नोर करता है आप उसे भी इग्नोर करें। और ये जो थ्योरी है ये प्रोबेबली इंडिया इस्तेमाल कर रहा है और इंडिया इस्तेमाल करता ही जाएगा और उसको करनी भी चाहिए, बिकॉज आई थिंक सो कि जितनी बड़ी साउथ एशिया के अंदर हमें एक इंडियन कम्युनिटी नज़र आती है, हिंदू नज़र आते हैं, सनातन नज़र आते हैं, तो वो एक बहुत बेस्ट चीज़ है। और आई थिंक सो कि जितनी जल्दी हिंदू दूसरों में एमर्ज हो जाते हैं, मिल जाते हैं, अमलगमेट कर जाते हैं, वो एक बहुत बड़ी बात है। एंड आई होप सो कि आई डोंट थिंक सो कि जो बीजेपी है या जो कह लें कि नरेंद्र मोदी हैं या जो दुनिया के सबसे बड़े विश्वगुरु हैं, वो इस बात को दिल पर लेंगे कि भाई हमें G7 की मीटिंग में नहीं बुलाया तो ना बुलाए, हमारा क्या जाता है। आपसे लास्ट क्वेश्चन ये करूँगा कि स्टिल आऊँगा G7 के ऊपर ही कि कनाडा ने इंडिया को इन्वाइट नहीं किया G7 के अंदर, तो क्या इससे आपको लगता है कि कनाडा को नुकसान होगा या इससे आपको लगता है कि मज़ीद जो अमेरिकन या यूरोपियन कंट्रीज़ हैं वो इस चीज़ के ऊपर ही चलेंगे और इंडिया को स्टिल इन्वाइट नहीं करेंगे, ये लेम एक्सक्यूज़ है कि उनकी फॉरेन पॉलिसी बहुत वीक है? आई थिंक सो कि ये जस्ट एक एक्सक्यूज़ है और एक एक्सक्यूज़ ही रहेगा। फॉरेन पॉलिसी को स्ट्रॉन्ग बनाना आता है एंड आई थिंक सो कि लॉबिंग इज़ द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इन अ सिनेरियो। और अगर यहाँ पर देखा जाए, जैसे कि मैंने बताया कि USA का इंटरफेरेंस कह लें कि इंडो पाक वॉर के अंदर एक मेजर कॉन्फ्लिक्ट नज़र आता है। उसके बाद सुनने में आता है कि राफेल गिरा दिए हैं पाकिस्तान ने, ये भी एक मेजर इशू नज़र आता है। फिर कह लें क्योंकि 6/0 नज़र आता है हमें, अगर हम लोग इस वॉर की ऑपरेशन सिंदूर की बात करें तो यहाँ पर जो मीडिया बता रहा है, जो मीडिया बता रहा है बेसिकली, तो यहाँ पर बहुत सारी ऐसी चीज़ें जो आपस में कॉन्फ्लिक्ट करती हुई दिखाई दे रही है। तो ये कॉन्फ्लिक्ट आई थिंक सो कि बहुत बुरा अफेक्ट कर रहे हैं। तो आई थिंक सो कि इंडिया अपनी जो फॉरेन पॉलिसी में थोड़ी सी कमियां हैं उसको और ज़्यादा स्ट्रॉन्ग करेगा। बट आई थिंक सो कि इंडिया इज़ बोर्न टू बी अलोन एंड व्हेन ही इज़ अलोन ही बिकम अ लायन। ये थी मिस सिद्रा की अपना ओपिनियन पर्सनली आबिद अली ऑफिशियल के लिए। तो आप भी बताइए मिस सिद्रा ने का ओपिनियन कैसा लगा आपको, और अपना ओपिनियन कमेंट सेक्शन में लाजमी बताइएगा। मिलते हैं अगली वीडियो में, अल्लाह हाफिज़।